भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का खिताब आज भी इंदिरा गांधी के नाम है, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं चौथी बार प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए साल 1984 में राजनीतिक साजिश के तहत इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके शरीर में कुल 28 गोलियां दागी गई थीं। आखिर कैसे थे इंदिरा गांधी के जीवन के वह आखिरी पल, जब वो हर बीतते पल के साथ अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थीं? इंदिरा गांधी के जीवन के आखिरी पल। ओडिशा में स्थित भुवनेश्वर शहर इंदिरा गांधी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे दुखद यादें बटोरी थीं। साल 1964 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू ने भुवनेश्वर में लंबी व गंभीर बीमारी के बाद दम तोड़ दिया था। वहीं साल 1967 में भुवनेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान किसी ने इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी साल 1984 में चुनावी प्रचार के लिए इंदिरा गांधी को दोबारा भुवनेश्वर का दौरा करना पड़ा, जहां उन्होंने 30 अक्टूबर 1984 को भाषण दिया था। उस भाषण में इंदिरा गांधी ने अपनी मौत का जिक्र भी किया था, जबकि उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद द्वारा तैयार किए गए भाषण में कहीं भी इंदिरा गांधी की मौत का जिक्र नहीं था। ऐसे में शारदा प्रसाद ने इंदिरा गांधी से पूछा कि उन्होंने भाषण में अपनी मौत का जिक्र क्यों किया, तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वह सिर्फ तथ्यपरक बात बोल रही थीं। शायद इंदिरा गांधी भी नहीं जानती थीं कि उनके मुंह से निकली यह बात अगली सुबह सच होने वाली थी, क्योंकि एक राजनीतिक साजिश के तहत इंदिरा गांधी की हत्या की योजना बनाई गई थी। भुवनेश्वर में चुनावी भाषण और रैली खत्म करने के बाद इंदिरा गांधी वापस दिल्ली लौट गईं, जहां वह अकबर रोड पर स्थित अपने बंगले में देर रात पहुंची थीं। उस दिन इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा थक गई थीं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात को सही से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह यानी 31 अक्टूबर 1984 को जब सोनिया गांधी 4 बजे अपनी दमे की दवाई लेने को उठी, तो उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी उस समय जाग रही थीं। शायद इंदिरा गांधी के दिमाग में उस दिन होने वाली गतिविधियों को लेकर विचार चल रहे होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर को उन्हें पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। इसके बाद उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलिघन समेत मिजोरम के एक नेता से मुलाकात करनी थी, जबकि शाम को ब्रिटेन की राजकुमारी एन के साथ डिनर का शेड्यूल था। ऐसे में 31 अक्टूबर का दिन इंदिरा गांधी के लिए बहुत अहम और बिजी था, जिसकी वजह से उनकी नींद सुबह 4 बजे से पहले ही खुल गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने रोजाना की तरह गार्डन में योग का अभ्यास किया और फिर फ्रेश होकर खाने की टेबल पर पहुंच गई। उस दिन इंदिरा ने केसरिया रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने नाश्ते में 2 ब्रेड टोस्ट, उबला हुआ अंडा और जूस लिया था। इसी दौरान उनके निजी डॉक्टर KP माथुर उनके घर पहुंचे। इसके बाद मेकअप मैन इंदिरा गांधी के चेहरे पर पाउडर और ब्रश लगाने लगा, जबकि डॉक्टर KP माथुर इंदिरा गांधी का रूटीन चेकअप कर रहे थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 9:10 पर अपने बंगले से ऑफिस के लिए निकल गईं। बाहर अच्छी धूप खिली हुई थी और मौसम बिल्कुल साफ था। इंदिरा गांधी का बंगला और ऑफिस अकबर रोड पर ही स्थित थे, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक गेट क्रॉस करना पड़ता था। इंदिरा गांधी अपने निजी सचिव RK धवन, सुरक्षा गार्ड, सिपाही और निजी सेवक के साथ पैदल ही ऑफिस की तरफ जाने लगे। इस दौरान सिपाही नारायण सिंह छाता लेकर इंदिरा गांधी के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी जैसे ही गेट के पास पहुंची, तो वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपना हाथ उठा लिया। इंदिरा गांधी को लगा कि बेअंत सिंह उन्हें नमस्ते कर रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही बेअंत सिंह की तरफ हाथ जोड़ दिए। लेकिन बेअंत सिंह ने मैडम को नमस्कार के बजाय अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और इंदिरा गांधी पर फायरिंग शुरू कर दी। बेअंत सिंह की रिवॉल्वर से निकली पहली गोली इंदिरा गांधी की पीठ पर लगी, जबकि दूसरी और तीसरी गोली ने उनके सीने और कमर को जख्मी कर दिया था। अचानक हुए इस हमले से हर कोई हक्का बक्का रह गया था, जबकि इंदिरा गांधी ने हमले में अपना चेहरा बचाने के लिए दाहिना हाथ मुंह पर रख लिया था। इसी दौरान बेअंत सिंह की रिवॉल्वर से निकलने वाली गोलियां शांत हो गईं, लेकिन बेअंत सिंह से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह नामक दूसरा सुरक्षाकर्मी तैनात था, जिसके पास स्टेन कार्बाइन थी। इंदिरा गांधी पर हुए हमले से सतवंत सिंह काफी डर गया था। इतने में बेअंत सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, गोली चलाओ। बेअंत सिंह की आवाज सुनकर सतवंत सिंह में जोश आ गया और उसने तुरंत स्टेन कार्बाइन में मौजूद 25 की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में दाग दी थीं। इस हमले से इंदिरा का शरीर पूरी तरह से
घायल हो चुका था और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस हमले के बीच इंदिरा गांधी की सुरक्षा खेमे में सबसे पीछे चल रहे सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल दौड़कर आगे आए थे, लेकिन फायरिंग के बीच एक गोली उनकी जांघ और पैर में लग गई थी और वह वहीं पर गिर पड़े। इसके बाद आर.के. धवन ने चिल्लाते हुए बंगले के बाहर खड़े आईटीबीपी के जवानों को अंदर बुलाया, जिसके बाद सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने खाली हथियार जमीन पर फेंक दिए। उन्होंने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। इस बीच आईटीबीपी के जवान ने दौड़ते हुए बेअंत सिंह को दबोचने की कोशिश की थी। इसी बीच उसे गोली लग गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि आईटीबीपी के जवानों ने सतवंत सिंह को जिंदा पकड़ लिया था, जिसे इंदिरा गांधी की मौत के कुछ साल बाद फांसी की सजा दी गई थी। इंदिरा गांधी का खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिरा हुआ था, जिसे उनके सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाया और एम्बुलेंस की तरफ जाने लगे। इंदिरा गांधी के बंगले के बाहर हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन एम्बुलेंस का ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसे में दिनेश भट्ट और आर.के. धवन इंदिरा गांधी के शरीर को सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखने लगे। इस दौरान बाहर शोर शराबा सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आईं। उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी का शरीर खून से लथपथ है। सोनिया गांधी मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए कार की तरफ भागकर आईं। सोनिया गांधी ने उस वक्त नाइट ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था। वह आनन फानन में वैसे ही गाड़ी में बैठ गईं और इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। गाड़ी तेजी से एम्स अस्पताल की तरफ चल पड़ी। इस 4 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के दौरान सोनिया गांधी का गाउन इंदिरा के खून से पूरी तरह से भीग चुका था। लगभग 9:32 पर गाड़ी एम्स के गेट पर पहुंची। तब तक किसी को पता नहीं था कि इंदिरा गांधी की हालत इतनी ज्यादा खराब है। जिस समय इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर एक भी स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। फिर जल्दबाजी में स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया और उसमें लेटकर इंदिरा को इमरजेंसी वार्ड तक ले जाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 से 5 मिनट का समय लग गया था। इंदिरा गांधी की हालत देखकर डॉक्टर भी बुरी तरह से घबरा गए थे, जिसके बाद एम्स के सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया। तब तक इंदिरा गांधी की आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं, जबकि उनकी नाड़ी में धड़कन को खोज पाना असंभव था। इसके बाद 12 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन थिएटर में इंदिरा गांधी का इलाज करना शुरू किया। इस दौरान सिर्फ इंदिरा गांधी का दिल मामूली गतिविधि कर रहा था, जबकि उनका दिमाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। इंदिरा गांधी के लिवर का दाहिना हिस्सा गोलियों से छलनी हो चुका था, जबकि उनकी बड़ी आंत में गोलियों की वजह से कम 12 छेद हो गए थे। उनकी छोटी आंत भी बुरी तरह से फट गई थी, जबकि फेफड़े और रीढ़ की हड्डी पर भी गोलियां लगी थी। इस पूरे हमले में सिर्फ इंदिरा गांधी का दिल सुरक्षित था, जो बहुत ही धीमी गति से धड़क रहा था। इंदिरा गांधी के शरीर से इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उन्हें तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए खून का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि O नेगेटिव 1000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के पास ही होता है। हालांकि इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी के लिए खून का इंतजाम किया गया और उन्हें तकरीबन 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर में मौजूद कुल खून से 5 गुना ज्यादा था। हालांकि इतना ज्यादा खून चढ़ाने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि गोलियों से उनके शरीर पर जो जख्म बने हुए थे उनसे लगातार खून का रिसाव हो रहा था। ऐसे में आखिरकार हमले के 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक पुष्टि शाम 6 बजे तक नहीं की गई थी। इस बीच उनके बेटे राजीव गांधी को खबर पहुंचाई गई, जो उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजीव गांधी के अस्पताल पहुंचने के बाद एक कमरे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देश के अगले प्रधानमंत्री चेहरे पर चर्चा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को पीएम बनाने का फैसला किया। इस बीच एम्स के बाहर लोगों का जन सैलाब उमड़ने लगा, जबकि आधिकारिक रूप से इंदिरा गांधी की मौत की खबर देर रात प्रसारित की गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को देश के सभी अखबारों और न्यूज चैनल में इंदिरा गांधी की हत्या की खबर छप गई, जिसके बाद देश भर में सिख दंगे भड़क उठे थे। दरअसल इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह पिछले 9 सालों से उनकी सुरक्षा टीम का हिस्सा रहे थे, जबकि सतवंत सिंह भी इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सुरक्षा कर्मियों में से एक थे। ऐसे में सिख धर्म से ताल्लुक रखने वाले उन दोनों ही सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की मौत की साजिश रची थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को चाहने वाले लोग सिखों के विरुद्ध हो गए थे। इस दौरान दिल्ली समेत कई जगहों पर सिखों पर हमले किए गए और उनके घर व गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे,
जिसके तहत इंदिरा गांधी ने जून 1984 में अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में भारतीय सेना को हथियारों के साथ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दे दी थी। इसी वजह से सिख समुदाय के लोग इंदिरा गांधी से काफी नाराज थे, जिसके चलते इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या की साजिश करके ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने का फैसला किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा खेमे में से सिख समुदाय के लोगों को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस बात से यह कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें सिख सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास है। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को अपने सुरक्षा कर्मियों के ग्रुप से नहीं हटाया था, जिसके बाद 31 अक्टूबर को सतवंत सिंह ने बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत सिंह साजिश के तहत एक समय में एक ही जगह पर तैनात हुए और फिर उन्होंने एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की मौत हो गई और 1 नवंबर 1984 को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 31 अक्टूबर की सुबह दिल्ली समेत पूरे देश के लिए कितनी चौंकाने वाली साबित हुई होगी। इंदिरा गांधी की मौत की इस साजिश से यह साफ हो गया कि उन्होंने जिन लोगों को अपना रक्षक माना था वही उनकी मौत की वजह बन गए थे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।